हेलो दोस्तों। आज हम लोग 2026 का एसे का पेपर एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि 2027 या 2028 के एस्पिरेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर मेंस की तैयारी करने में अभी लगे हैं, वो इस एसे पेपर से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनेक्डोट कौन कौन सा यूज हो सकता है हर पर्टिकुलर एसे में। ठीक है। क्या किसी एसे का कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट भी था, किसी कुछ करंट चीज न्यूज में थी जिसके हिसाब से एसे को पूछा गया है। फिर थर्ड सोर्स, सोर्स देखेंगे कि क्या जो टॉपिक ऐसे के हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स बुक या फिर ऑथर या फिर कोई प्रोवर्ब से पूछ रहा है। ठीक है। चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि पीवाईक्यू से कितना लिंक कर रहा है, पीवाईक्यू या फिर ब्रॉडर थीम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू ब्रॉडर थीम, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिखेगा कि रिपीट हो रही हैं चीजें, है ना। फिर हम लोग हर ऐसे में थेसिस देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे को ब्रेक करना है, पर्सपेक्टिव क्या उसमें बनेगा, काउंटर पर्सपेक्टिव क्या बनेगा, और फाइनली किस तरीके से बैलेंस अचीव करना है। ठीक है। फिर फाइनल टेक अवे एंड एक असाइनमेंट मैं दूंगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग 2026 का ऐसे पेपर एक बार आप लोग देख लो। जैसे ये चार क्वेश्चन है सेक्शन ए में। ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ, है ना, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रेटफुल का मतलब क्या है, यहाँ पे कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? कि आप क्या दिखा रहे हो? ग्रेटिट्यूड। ठीक है। पूरा ऐसे आपको किस पे लिखना होगा? ग्रेटिट्यूड पे, है ना। थर्ड ऐसे का टॉपिक क्या है? अथॉन इज अ चेंज बर्ड। कांटा कली का बदला हुआ रूप है। ठीक है। तो कांटा और कली को किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक ऐसे का क्या है? व्हेन टू एलिमेंट एलिफेंट फाइट्स, इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। एलिफेंट का मतलब क्या सिंबलाइज करता है? पावर। टू एलिफेंट्स मतलब दो पावरफुल कंट्री हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है ना। ए और बी मान लो, दो इंडिविजुअल हैं, दो कंपनियां, फिर एक सेंटर ऑफ पावर है ना। तो अगर वो फाइट करते हैं तो उससे क्या किसका नुकसान होता है? थर्ड पर्सन का, या फिर जो वल्नरेबल होते हैं, वीक होते हैं, तब घास ही रो दी जाती है। ठीक है। ये आपका चौथा ऐसे टॉपिक है। पांचवा क्या है? नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट। प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर। एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होते हैं, और ये ऐसे बहुत रिपीटेड पूछा है। यूपीएससी हमेशा विजडम माइंड, आस्किंग क्वेश्चंस, इन सब को लिंक करते हुए ऐसे पूछती है। ठीक है। सेल्विंग हार्ट्स डिसीजन इज द लीस्ट इथिकल कोर्स। कठोर निर्णय को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है ना। तो इस पे भी हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यू मैपिंग करेंगे कि किस तरीके से पीवाईक्यू से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। आठवां टॉपिक है अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो करंट कॉन्टेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? मान लो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है। क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं? अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फॉलोअर्स आपका जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो आपके वोटर्स हैं, दे आर डिमांडिंग समथिंग, है ना। तो अगर आप उनको उनकी डिमांड को रिस्पेक्ट करते हो, तब आप एक अच्छे लीडर बनते हो। ठीक है। अब देखो इसमें, अब हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हर ऐसे में, है ना। इन पैरामीटर पे ऐसे को पूरा पूरा एनालाइज करेंगे। एनेक्डोट, करंट कॉन्टेक्स्ट, सोर्सेज, पीवाईक्यू मैपिंग, या फिर पीवाईक्यू से हम लोग ब्रॉडर थीम बनाएंगे। कि ब्रॉडर थीम क्या है? जैसे हमने एजुकेशन विजडम को एक थीम रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यू को ब्रॉडर थीम में ब्रेक करेंगे और देखेंगे वहां से कितना यूजफुल है जो ऐसे आ रहा है आपका। ठीक है। फिर हर ऐसे को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 8 ऐसे है तो एक एक ऐसे इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाएगा। बट हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेंगे कि किस तरीके से ऐसे को एड्रेस करना है। देन फाइनल टेक अवेज एंड असाइनमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनेक्डोट, है ना। एनेक्डोट दो टाइप का होता है, एक सिंपल स्टोरी बेस्ड, दूसरा क्या होता है? फिलोसफिकल एनेक्डोट।
ठीक है। स्टोरी बेस्ड क्या होता है कि आप किसी का, जैसे अब्राहम लिंकन का स्टोरी बताना शुरू कर दिया, या फिर राजा राममोहन राय का स्टोरी बताना शुरू कर दिए। लेकिन जब फिलोसफिकल एनेक्डोट लिखते हैं तो उसमें एक स्टोरी के अलावा आपका क्या रहता है, एक फिलोसफिकल डेप्थ रहता है उसमें, है ना। तो ये वाला कई सारे मैंने यहाँ पे इस बार के मेंस के बच्चों के लिए एनेक्डोट बनाए थे, जिसका आप यूज करके कई सारे ऐसे में आप लिख सकते थे। जैसे मान लो यही वाला है, टीचर डिसिपल रिलेशन का था, है ना। तो प्लेटो और सॉक्रेटिस का किस तरीके से रिलेशन था, अब देखो आप ये वाला टॉपिक देखो। अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। ठीक है, अच्छा नेता कौन है, जो अनुयायियों का अनुसरण करता है। तब आप एक बार इसको रीड करो। एक दिन प्लेटो ने सोक्रेटिस से पूछा, गुरुदेव अच्छा नेता कैसे बने। उत्तर देने के बजाय सोक्रेटिस ने प्लेटो को एथेंस की गलियों में घुमाया। वे अलग अलग स्थानों पर रुके और चुपचाप सुना। एक किसान अपनी फसल के बारे में बता रहा था, एक कारीगर अपनी आजीविका को लेकर चिंतित था, एक युवा अपने भविष्य पर प्रश्न कर रहा था, और एक वृद्ध नागरिक बदलते हुए नगर को याद कर रहा था। प्लेटो उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, आप एथेंस के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक माने जाते हैं, फिर आप लोगों के को सुनने में समय क्यों व्यतीत करते हैं, उन्हें सिखाने में क्यों नहीं। सोक्रेटिस मुस्कुराए और बोले, यदि मुझे लोगों का मार्गदर्शन करना है तो मुझे पहले उस मार्ग को समझना होगा जिस पर वे चल रहे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जो केवल अपने अनुयायियों से बोलता है वह उन्हें आदेश दे सकता है, जो अपने अनुयायियों को सुनता है वही उसे वास्तव में नेतृत्व दे सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्लेटो और अरिस्टोटल का आप स्टोरी यहाँ पे डाल सकते थे इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका एक फिलोसफिकल टच भी देगा, इसको मैं बोलता हूँ फिलोसफिकल एनेक्डोट, है ना। तो ये हम लोग का यहाँ पे जो ये वाला टॉपिक है, आठवां टॉपिक है, उस पे हम लोग कौन सा स्टोरी फिट कर सकते हैं, प्लेटो अरिस्टोटल का। देखो करंट कॉन्टेक्स्ट भी मैं क्यों बताते चल रहा हूं, क्योंकि करंट कॉन्टेक्स्ट अगर आप इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद लिंक कर देते हो, या फिर कई बार आप इंट्रोडक्शन ही ऐसा बनाते हो करंट कॉन्टेक्स्ट को लिंक करते हुए, तो वो क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर ये समझेगा कि हाँ ये ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा था, इस ऐसे का पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बन रहा था, वो आपने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेटो अरिस्टोटल से शुरू कर सकते हो, और करंट कॉन्टेक्स्ट इसका हम लोग देख ही लिए हैं। मतलब हर जगह ये बात होती है कि अच्छा नेता वही होता है जो अपने फॉलोअर्स को भी, उसके क्या कंसर्न्स है, उसके क्या इश्यूज हैं, उसको भी ध्यान रखे। ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें दूसरा एनेक्डोट देखते हैं, किसी पे अप्लाई हो सकता है क्या, जो हमने इस बार मेंस के लिए बनाया था। स्टोरी यहाँ पे क्या है, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, बुद्धास क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ये आपका पीवाईक्यू टॉपिक है ना, पहले का ही टॉपिक है, द बुद्धास क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। अब यहाँ पे सत्य की खोज की बात है। अब देखो अब ऐसे का टॉपिक हमारे पास क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, आप इस वाले से चाहो तो लिंक कर सकते हो। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। इसका भी आप लिंक कर सकते हो, प्लेटो अरिस्टोटल वाला भी स्टोरी आप लिंक कर सकते थे, और बुद्धा वाला स्टोरी भी लिंक कर सकते थे। और एक मैंने आप लोग को जापानीज टी मास्टर की भी स्टोरी सुनाई थी, है ना। उससे भी आप लिंक कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो हमारे पास चौथा टॉपिक क्या है, नॉट ऑल हु वांट। इसमें देखो दो एनेक्डोट बने थे। एक तो ये वाला मैंने बनाया था, बुद्धा का, बुद्धा क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। और दूसरा क्या है, नॉट ऑल हु वांडर्स आर लॉस्ट। इसमें किसकी स्टोरी है, इब्ने बतूता की, है ना। तो जो भटकते हैं वो सभी खोए हुए नहीं होते हैं। अब ये कहानी है इब्ने बतूता की। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के एक युवा विद्वान इब्ने बतूता ने मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए यात्रा आरंभ की, है ना। शुरुआत में यात्रा किसकी थी, भक्ति की। यह यात्रा धीरे धीरे इतिहास के सबसे महान खोज यात्राओं में बदल गई। ठीक है। तो जो भटकते हैं वे सभी खोए हुए नहीं होते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर इसको भी अगर आप चाहोगे तो यहाँ इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कि आपका ट्रूथ का क्वेस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले आप रिलीजियस क्वेस्ट के लिए निकले थे, फिर धीरे धीरे आप और चीजों में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे इब्ने बतूता का स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है।
दूसरा स्टोरी आप बुद्धा का लिख सकते हो। तीसरा स्टोरी आप चाहो तो जापानीज टी मास्टर की जो मैंने आप लोग को बताई थी उसको आप लिख सकते हो। ठीक है। तो तीनों आपका जो स्टोरी है फिलोसफिकल टच देगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफिकल एनेक्डोट। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद वाला एनेक्डोट देखते हैं, क्या किसी ऐसे पे अप्लाई किया जा सकता है। हम लोग का जो छठा एनेक्डोट था, अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्यूटी। ठीक है। एक मुस्कान एम्बिग्यूटी का चुना हुआ वाहन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोनालिसा की स्टोरी है ना, द स्माइल ऑफ मोनालिसा, टॉपिक का नाम क्या है, एनेक्डोट क्या है, द स्माइल ऑफ मोनालिसा। अब देखो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उसके उस सेंस में बोल रहा है कि हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही है। A smile can reveal an emotion without defeating it, defining it. Word often make meaning explicit. A smile can deliberately leave meaning open. It can express joy, politeness, affection, irony, reassurance, embarrassment or concealment. ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हैप्पीनेस की बात कर रहा है, मुस्कान की बात कर रहा है, मतलब आपके एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है। रेदर देन आपके वर्ड की बात कर रहा है। स्माइल एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, इंटरप्रिटेशन को दिखा रहा है, परसेप्शन को दिखा रहा है। कई बार क्या होता है, आपके परसेप्शन, स्माइल, आपके जो गेस्चर होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं रेदर देन आपके वर्ड। कई बार देखोगे कि लोग बोलते रहते हैं, फिर एक टाइम के बाद शांत हो जाते हैं। लोग उनको जब जब तक बोल रहे थे तब तक सीरियस नहीं ले रहे थे, जब शांत हो गए तो सब लोग उनको सीरियसली लेने लगे। है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका जो स्माइल है, आपका जो शांत स्वभाव है, या फिर आप अचानक से रुक गए बोलना, है ना, या फिर कुछ आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, कई बार जो वो चीजें और इम्पैक्टफुल हो जाती है और पावरफुल हो जाती हैं। है ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन और स्माइल की बात हो रही है। अब देखते हैं किसी क्या टॉपिक से कनेक्ट होगा ये टॉपिक। अब देखो इससे हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट। नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि बस हम लोग इन्वायरमेंट पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन नेचर की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन नेचर किस तरीके से सिंबलाइज कर रहा है बहुत सारी चीजों को, मतलब किस तरीके से वो इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे उस स्टोरी को हम लोग मोनालिसा के जो ये वाला पेंटिंग है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द स्माइल ऑफ मोनालिसा, है ना। ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करके स्पिरिट दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये स्माइल कितनी सारी चीजें दिखा रही है ना। इस स्माइल को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे नेचर की बात हो रही है, बट नेचर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बस आप इन्वायरमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करोगे। यहाँ पे आप ह्यूमन नेचर को भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो बहुत लेकिन क्लोजली लिंक नहीं हो रहा है, बट इस पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। बाकी और किसी टॉपिक पे उतना लिंक ये स्टोरी नहीं हो रहा है, बस इस पे थोड़ा सा लिंक हो रहा है। ठीक है। अब हम इसके बाद वाला एनेक्डोट देखते हैं किस स्टोरी पे फिट हो रहा है। अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। है ना। ऐसा समाज जिसमें अधिक न्याय हो उसे कम दान की आवश्यकता होती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे चैरिटी, जस्टिस, कंपासन इस सब की बात कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक है, करेक्टर इज टेस्टेड इन एडवर्सिटी। विपरीत परिस्थितियों में चरित्र की परीक्षा होती है। ये मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर से, उसको मैंने एनेक्डोट बनाया था। जैसे यहाँ पे क्या है, कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर हर सुबह एक 80 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर रविनाथ सरकार अपनी टैक्सी लेकर निकल पड़ते हैं। जहां इस उम्र में लोग आराम और सेवानिवृत्ति की आशा करते हैं, वहीं वे अपनी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। शरीर भले ही थक चुका है, लेकिन उनके संकल्प की शक्ति कम नहीं हुई है। उनके हाथों की थकान, चेहरे की झुर्रियां और जीवन की कठिनाइयां बताती हैं सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, उत्तरदायित्व निभाने से व्यक्त होता है। तो इसमें भी देखोगे आप, करेक्टर, कंपासन, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा सा जस्टिस वाला जो एस्पेक्ट है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। जस्टिस, कंपासन, चैरिटी, इन सब चीज को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, राजा और भिखारी की कहानी है। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला टॉपिक, इन ये दोनों टॉपिक किससे लिंक होते हैं। ठीक है। लीडर से तो उतना अच्छा लिंक नहीं हो रहा है,
सेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स, इससे भी लिंक उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाएगा, बहुत बट बहुत अच्छे से नहीं, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इससे देखो यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। ग्रेटफुल माइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कृतज्ञता दिखा रहे हो, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो। तो अब जो 80 साल का आदमी है, जो 80 साल, 80 साल की उम्र में जिस टाइम पे सब लोग रेस्ट करते हैं या फिर अपना मतलब लाइफ एक तरीके से मतलब उन चीजों में लगाते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व नहीं है, है ना, ऐसे टाइम पे कोई एक टैक्सी ड्राइवर बना हुआ है या फिर ओला बाइक चला रहा है ना, ओला ओला ड्राइव कर रहा है, तो वहां पे क्या दिखा रहा है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर वाइफ। ठीक है, या फिर लाइफ पार्टनर, है ना। तो आप इस स्टोरी को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो हमने किंग और बेगार का स्टोरी लिखा है उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ये वाला ज्यादा अच्छा से लिंक हो रहा है, जो मतलब ड्राइवर वाला कहानी है, जो 80 ईयर ओल्ड ड्राइवर है, उनका कहानी इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। कृतज्ञ मैन अति सुंदर होता है ना। अब हम लोग का एक टॉपिक बचा है ये वाला, इस पे भी देखते हैं कोई स्टोरी हम लोग का लिंक हो सकता है। ये दोनों स्टोरी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे एनेक्डोट इस पे है, वेस्ट एशिया पे। ठीक है, शायद मैंने अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन बनाए थे, ये वाला इंट्रोडक्शन मैंने बनाया था करंट इशूज पे बेस्ड, कि आप अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करना सीख जाओ। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट एशिया का जो अभी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज मतलब इसराइल ईरान टेंशन वाला वॉर था, उसको लेके ये वाला एनेक्डोट पूरा बना हुआ है ना। जब पश्चिम एशिया में जब पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, तब विश्व भर के विशेषज्ञों की निगाह भारत पर टिक गई है। लगभग 90% कच्चे तेल के आयात पर निर्भर भारत के लिए यह संकट 1973 के तेल संकट और 1991 के भुगतान संतुलन की स्मृतियों को लेकर फिर जीवित करता प्रतीत हो रहा है। तेल की कीमतें उछाल रही हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य अनिश्चितता का प्रतीक बन चुका है और पूरी दुनिया महंगाई की नई लहर से आशंकित है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा टॉपिक अलग था। मोमेंट ऑफ क्राइसिस टेस्ट करेक्टर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन बिल्ड इट, ये टॉपिक था। संकट के क्षण चरित्र की परीक्षा लेते हैं जबकि वर्षों की तैयारी उसका निर्माण करते हैं। लेकिन आप देखो, ये जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते थे इस वाले ऐसे टॉपिक में, अगर आप इस स्टोरी से स्टार्ट करना चाह रहे हो। टू एलिफेंट, व्हेन टू एलिफेंट फाइट्स, इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड, है ना। तो आप वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो था, जो मैंने ये एनेक्डोट बनाया था, उसको आप करंट अफेयर बेस्ड एनेक्डोट था, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। देखो एनेक्डोट क्या होता है कि एग्जैक्ट सेम टॉपिक आपको नहीं पूछेगा, जिस टॉपिक पे एनेक्डोट बना हुआ है उसको आपको अपने लैंग्वेज में आर्टिकुलेट करना होगा, है ना, ऐसे के थीम से बस कनेक्ट कर देना होगा, एनेक्डोट वही रहेगा। तो अगर आप 15 से 20 बहुत अच्छे एनेक्डोट बना के जाते हो, और ये एनेक्डोट क्यों हर टॉपिक से मतलब हिट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये एनेक्डोट मैंने कहाँ से बनाया है? पीवाईक्यू से बनाया है। ठीक है, और ज्यादातर यूपीएससी के थीम पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। और पीवाईक्यू में देखो ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर थीम पे ही बना लोगे तो आपके एनेक्डोट वहां पे आपके हिट हो जाएंगे, है ना। एनेक्डोट जब आप बनाओ तो अच्छे अच्छे थीम उठाओ, कि एक लीडरशिप पे बना लिया, एक फेल्यूर पे बना लिया, है ना, एक विजडम और एजुकेशन पे बना लिया। ठीक है, एक हमने बना लिया हैप्पीनेस पे बना लिया, एक ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ पे बना लिया, एक इनर अवेयरनेस पे बना लिया। ठीक है, एक हमने इंटेलिजेंस पे बना लिया, तो कुछ जस्टिस पे बना लिया, कंपैशन पे बना लिया। तो कुछ अच्छे अच्छे थीम्स पे आप एनालाइज जब करोगे, 15 से 20 थीम निकल के आती हैं, जो मैंने लिस्ट भेजा भी है ग्रुप में। तो उस थीम पे अगर आप अच्छे से अगर एक एक एनेक्डोट बना लेते हैं, जो ब्रॉडर थीम है यूपीएससी का पीवाई के थ्रू, तो आप देखोगे कि हो सकता है ऐसे का थीम अलग हो, ऐसे का टॉपिक अलग हो, लेकिन आपका जो एनेक्डोट या फिर स्टोरी जो आप पहले से बना के रखे हो उसको बस थोड़ा सा ट्वीक कर दोगे और ऐसे के टॉपिक के हिसाब से लिख दोगे तो आपका एकदम फिट हो जाएगा, है ना। तो थोड़े से यूनिक और अच्छे एनेक्डोट पहले से बना के रखना है। तो लगभग हमने देखा, अभी एक और बचा है जो हमने एआई के लिए बनाया था,
डायरेक्ट एआई नहीं पूछा। ये वाला भी आप लिख सकते हो, डेमोक्रेसी का है ना। जो लास्ट वाला ऐसे है, लीडर्स को फॉलो करना चाहिए फॉलोअर्स को, तो ये एनेक्डोट वहां पे फिट हो जाता। ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रूथ वाला क्वेश्चन, उस वो क्वेश्चन था माइंड वाला, है ना। एलेक्जेंडर और डायोजनीस का स्टोरी भी आप डाल सकते थे यहाँ पे, है ना। इसमें क्या होता है, सिकंदर महान जो एक विशाल साम्राज्य का विजेता था, एक बार यूनानी दार्शनिक डायोजनीस से मिलने गया, जो एक बैरल में रहकर अत्यंत सरल जीवन जी रहा था और जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, है ना। डायोनीज की नीतिगता एवं स्वतंत्रता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उससे पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो डायोजनीज ने क्या बोला, सांसर में ऊपर देखा और उत्तर दिया, हाँ कृपया थोड़ा हट जाइए, आप मेरे सूर्य के प्रकाश को रोक रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रुथ को बहुत अच्छे से समझ गया है। और ये सिकंदर को यहाँ से लर्निंग मिलती है कि आप कितना भी मतलब कुछ भी आप मटेरियलिस्टिक चीजें अचीव कर लो, एक्चुअल मतलब सेटिस्फैक्शन आपको नहीं आएगा, है ना। तो आप जब आप विजडम की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, तो वहां पे आप इस स्टोरी को भी डाल सकते हो, जो ऐसे टू टॉपिक था दोनों सेक्शन का, है ना। उससे आप थोड़ा सा बस ऐसे टॉपिक के हिसाब से बस इसको कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आप ट्रूथ की बात करते हो, विजडम की बात करते हो, एजुकेशन जो सेकंड टॉपिक है सेक्शन बी का, यहाँ पे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये एलिगेरी ऑफ केव का एग्जाम्पल है ना। कि कई वर्षों तक कुछ कैदी एक गुफा के अंदर जंजीरों से बंधे रहे, जहां उनके सामने एक दीवार थी और वे केवल पीछे रखी वस्तुओं की परछाइयां ही देख सकते थे। ठीक है। तो अब यहां से आपको दिखेगा, शायद मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सीमा देखने में असमर्थता नहीं, बल्कि देखने से आगे देखने में असमर्थता रही है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग देख नहीं पाते हैं, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। देखने में असमर्था नहीं है, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, लोग फ्यूचर या फिर ट्रुथ के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। ठीक ठीक है। तो आप इस टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो ऐसे का सेक्शन बी का सेकेंड टॉपिक है ना। इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि दिखाई देने वाली दुनिया ही संपूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है। तो अब देखो, आप जो एलिगेरी ऑफ केव है उसको आप यहाँ फिर से देखोगे तो इस टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगा। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर। वहां पे लोग क्यों केव से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्होंने जो वहां पे परछाई दिख रही उसी को सत्य मान लिया है, उसी को ट्रुथ मान लिया है। ठीक है। लेकिन ट्रुथ अगर आपको समझना है तो दैट इज पेनफुल, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस। अगर आपको समझना होगा, चीजों को आंसर चाहिए, तो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। क्या यही सत्य है, क्या जो परछाई है यही रियलिटी है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको लगेगा कि यही परछाई रियलिटी है। लेकिन अगर आप सच जानना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा, रियलिटी शैडो नहीं है, रियलिटी इज नथिंग बट शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है। तो आप ट्रुथ को समझना चाहोगे तो आपको क्वेश्चन करना होगा, आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, आपको रीजनिंग लगाना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। ठीक है। फिर आप ट्रुथ को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेरी ऑफ केव का भी स्टोरी से शुरू कर सकते थे। एक एनेक्डोट और मैंने लास्ट में दिया था, जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले। ये एनेक्डोट भी आपका यूज हो जाएगा, जो ऐसे का पहला टॉपिक है उसी पे यूज हो जाएगा। एक्चुअली में ये था कि हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करते हुए कुछ पूछे, बट यूपीएससी ने डायरेक्ट नहीं पूछा, बट इनडायरेक्टली पूछा है इससे लिंक करते हुए। जो मैं करंट कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, करंट कॉन्टेक्स्ट यही है। जो आप एसए का पहला टॉपिक देखोगे तो आपको दिखेगा कि करंट कॉन्टेक्स्ट यही है ना। अब यहाँ पे एसए का थीम मैंने कुछ और रखा था, बट आप ये स्टोरी आप उसमें यूज कर सकते हो, है ना। तो हम लोग जानते हैं गैरी कास्पारोव के बारे में कि ही वॉज अ चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन, है ना। तो 1997 में क्या होता है, आईबीएम के डीप ब्लू ने, डीप ब्लू क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर है ना। तो विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया। मशीन एक मनुष्य की तुलना में लाखों संभावित चालों की गणना और मूल्यांकन कहीं अधिक तेज से कर सकती है। लेकिन शतरंज केवल गणना का खेल नहीं है। कंप्यूटर यह निर्धारित कर सकता था कि कौन सी चाल सांख्यिकीय रूप से सर्वोत्तम है, लेकिन वह अपने आप उन गहरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता जो मानवीय प्रज्ञा या विजडम से परिभाषित करते हैं। हम क्यों खेलते हैं,
विजय को सार्थक क्या बनाता है, और कब बुद्धिमत्ता को प्रभुत्व के बजाय संयम की दिशा में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है। वाई शुड वी प्ले, व्हाट मेक्स विक्ट्री मीनिंगफुल। ठीक है। वाई शुड इंटेलिजेंस सर्व रिस्ट्रेंट रेदर देन डोमिनेशन। अब ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस की, है ना। तो आपको मशीन हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है ह्यूमन को डिफीट कर दे इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन बहुत सारे जो मानवीय एस्पेक्ट हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट हैं, वहां पे मशीन अभी भी ह्यूमन से पीछे रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, कंट्राडिक्शन दिख रहा है, पैराडॉक्स दिख रहा है, कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं किस तरीके से वो इंटेलिजेंस लेवल पे ह्यूमन से आगे आगे जा रही है। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन ओवरसाइट, ह्यूमन रेगुलेशन की भी जरूरत है ना। तो अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मैन वर्सेज मशीन का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो हम लोग एसे के पहले वाले टॉपिक में अच्छे से लिंक कर सकते हैं। एसे का पहला टॉपिक क्या था, ऑक्सीमोरॉन रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ द लाइफ, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, है ना। तो अब देखो विरोधाभास कई चीजों में हो सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी वाला एग्जांपल था, एआई का एग्जांपल, या फिर मैन वर्सेज मशीन। ठीक है। मैन में यहाँ पे हम लोग कौन थे, चेस चैंपियनशिप गैरी कास्पोर, और मशीन कौन सा था, आईबीएम का ब्लू चिप। ठीक है। तो दोनों में किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, और मशीन एक तरीके से डिफीट कर दे रही है वर्ल्ड चेस चैंपियन को। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ह्यूमन का रिलेवेंस कम हो गया, है ना। तो आप टेक्नोलॉजी से शुरू कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू कर सकते हो इस ऐसे के इंट्रोडक्शन में, है ना। तो यहाँ पे आपको करंट कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से दिखेगा, कई बार आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें इस पार्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया किस तरीके से जो हमने यहाँ पे एनेक्डोट बनाए थे, 8 से 10 एनेक्डोट बनाए थे, लगभग सभी एनेक्डोट यूज हो जा रहे हैं किसी न किसी ऐसे में, है ना। और वो क्यों यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि हमने अलग अलग थीम पे बनाया था और पीवाईक्यू से लिंक करते हुए बनाया था, इसीलिए वो हर टॉपिक से कनेक्ट हो जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है लैंग्वेज, और ऐसे के टॉपिक के हिसाब से उसको लिख देना है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक टॉपिक पे, पहला वाला एस्पेक्ट हम लोग का जो स्टार्टिंग हमने डिस्कशन के लिए 6 एस्पेक्ट को लिया था, कि पहला एनेक्डोट हम लोग देखेंगे, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट, फिर सोर्सेज देखेंगे, फिर पीवाईक्यू से मैप करेंगे। ठीक है। फिर थेसिस, फिर फाइनल टेकअवेज एंड असाइनमेंट। एनेक्डोट पार्ट हम लोग का हो गया। ठीक है। अब हम लोग एक साथ बाकी पांचों चीजें देखेंगे, उसमें बहुत टाइम नहीं जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ द लाइफ, है ना, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, हम लोग कई सारे विरोधाभास देख रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। आपको अलग अलग एस्पेक्ट में ये चीज देखनी है ना। टेक्नोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, नॉलेज वाइल साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेसी कंसर्न्स। ओके। एक तरीके से मतलब ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटी में किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से वो वल्नरेबिलिटी बढ़ा दे रही है। ठीक है। एक तरीके से सोशल मीडिया क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ लोनलीनेस हो रहा है ना। एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ दिख रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। एक तरफ फ्रीडम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो हम लोग बोलते हैं पार्ट 3 फ्रीडम, इसके बारे में राइट में है, और जो पार्ट 4 ए है जो ड्यूटी की बात करता है ना। तो दोनों साथ में होने चाहिए, हम लोग दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है। पीस एक तरफ दिखता है, दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। पीस क्या है, प्रिपरेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको इसी तरीके से अलग अलग विरोधाभास को अलग अलग एरियाज में दिखाने हैं। अब यहाँ पे कोर कंटेम्प्रेरी इनसाइट क्या है, मतलब जो करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, मॉडर्निटी हैज नॉट एलिमिनेटेड कंट्राडिक्शन, इट हैज मल्टीप्लाइड देम, है ना। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कंट्राडिक्शन और बढ़ते जा रहा है, ना कि उसको रिड्यूस कर रहा है मॉडर्निटी। ठीक है। मॉडर्निटी मतलब जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या कर रहा है, और ज्यादा विरोधाभास पैदा कर रहा है, और ज्यादा पैराडॉक्स पैदा कर रहा है, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है ना। अब देखो ये हम लोग का कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट हो गया इस टॉपिक का। जब आप ऐसे लिखो तो इसको यूज करना है
है ना। और जब आप ऐसे के लिए प्रिपेयर करते हो, फॉर्डर प्रिपेयर करते हो, तो इस तरीके की चीजें हमको सोचनी होती है कि क्या क्या चीजें न्यूज में चल रही हैं, उससे लिंक करते हुए कौन सा टॉपिक पे पूछा जा सकता है। और देखो, तो जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको ब्रॉडर ब्रॉडर थीम पता चल जाता है कि ये थीम्स है, और फिर आप उस करंट थीम को उस पीवाईक्यू थीम से कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है। सोर्सेज क्या है? फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल, मतलब कई बार आपको दिखेगा कि अफ्रीकन प्रोवर्ब से पूछा हुआ है ना। कई बार किसी का कोट है उससे पूछा है, कई बार यूपीएससी ने खुद का, एक तरीके से हो सकता है किसी का कोट हो, बट उसको अपने वर्ड में रिफ्रेश करके पूछा हुआ है। ठीक है। तो सोर्सेज में हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहला वाला टॉपिक हम लोग का क्या है? विरोधाभास या फिर ऑक्सीमोरॉन्स, है ना। उसके बारे में कई लोग बात करते हैं। हेरेक्लिटस बात करते हैं, हीगल बात करते हैं, है ना। सोक्रेटिस भी इसके बारे में बात करते हैं, अरिस्टोटल भी बात करते हैं। तो जब आप आंसर लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो इन सबको आप यूज कर सकते हो। हेरेक्लिटस क्या बोलते हैं? रियलिटी इज करेक्टराइज बाय चेंज एंड अपोजिंग फोर्सेस, है ना। हीगल भी कंट्राडिक्शन की बात करते हैं। सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, कंट्राडिक्शन क्या होता है? सोर्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू डायलेक्टिकल मूवमेंट। डायलेक्टिकल का आइडिया किसने दिया था? हीगल ने ही दिया था। जो हम लोग ये पढ़ते हैं, थेसिस, पहले हम लोग एक कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसका उसको हम लोग काउंटर करते हैं, है ना। जिससे आपका क्या डेवलप होता है? एंटीथेसिस। फिर अब दोनों का थेसिस एंटीथेसिस एक फाइनल हम लोग का बनता है सिंथेसिस, है ना। तो ये आपका हो गया डायलेक्टिकल मॉडल। तो ऐसा नहीं होता है कंट्राडिक्शन है जैसे थेसिस और एंटीथेसिस है, तो वो एक क्या होता है? सोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, मतलब फाइनल आपका वो सिंथेसिस तैयार हो रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कैपिटलिज्म क्या है। मान लो कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, इसको हम लोग थेसिस मान लेते हैं। इसके एंटीथेसिस में कौन सी आइडियोलॉजी डेवलप हुई? सोशलिस्ट। ठीक है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर सोशलिस्ट इसके एंटी में डेवलप हुई। फिर आप देखोगे इसका एक फाइनल वर्जन बना जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो ना कोई कंट्री कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है, ना फिर कंप्लीटली सोशलिस्ट है। ठीक है। तो हम लोग को अपोजिट दिख रहा है, लेकिन उससे फाइनल हम लोग एक सिंथेसिस पे पहुंचते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन सब के आइडियाज से ये थीम बनाया गया है। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल जैसे कुछ कुछ हमने देख ही लिए, एआई हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इक्वालिटी। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे किस तरीके से, डिजिटल कनेक्टिविटी, लोनलीनेस, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से इकोनॉमी, फार्मर्स की इनकम मतलब इंप्रूव हुई, या फिर प्रोडक्शन ओवरऑल इंप्रूव हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी है, बट एट द सेम टाइम वी आर सीइंग इकोलॉजिकल स्ट्रेस, है ना। क्या हो रहा है? सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से बढ़ रहा है, दूसरे साइड प्रोटेक्शनिज्म, दोनों साथ में हो रही हैं। अब देखो, इसको हम लोग अगर मैप करें पीवाईक्यू से या फिर ब्रॉडर थीम फाइंड करने का कोशिश करें, तो क्या क्या चीजें हैं? रियलिटी डज नॉट कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट, द रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। है ना। तो यहाँ पे देखो, आप जब ये टॉपिक देखोगे कि जो थोड़ा सा पैराडॉक्स दिखा रहे हैं, रियलिटी और आइडिया में किस तरीके से मतलब एक तरीके से वो दिखा रहा है, कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। रियलिटी डजन कंफर्म टू द आइडियल बट कंफर्म्स इट। ठीक है। रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल। ठीक है। तो थोड़ा सा उतना एग्जैक्ट पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है इस पे, बट मतलब थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। ओके। अब देखो, वही एक चीज है कि जब ये वाले टॉपिक का हम लोग थेसिस बनाएंगे, मतलब पर्सपेक्टिव, काउंटर पर्सपेक्टिव, सिंथेसिस, है ना, मतलब फाइनली उसको एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? ह्यूमन लाइफ इज इनहेरेंटली पैराडॉक्सिकल, है ना। हर चीज में हम लोग को कुछ चीजें सही दिखेंगी, कुछ चीजें गलत दिखेंगी, मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट करती हैं। ट्रूथ एंड फॉल्स, दोनों साथ में दिख रही हैं आपको, है ना। कुछ चीजें सही हो रही हैं, कुछ चीजें गलत हो रही हैं। ओके। हो सकता है किसी का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, किसी का प्रोपोर्शन कम हो, ये हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम चीजों में दिखेगा कि ट्रुथ और क्या बोलते हैं, फॉल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। प्रोग्रेस कैन जनरेट न्यू प्रॉब्लम्स, एक तरफ प्रोग्रेस भी आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम भी दिख रहा है।
फ्रीडम रिक्वायर डिसिप्लिन, मतलब आपको फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपको आप खुद भी डिसिप्लिन रहो। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया जाए विदाउट एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। है ना? तो आपको एक पैराडॉक्स हर चीज में दिखेगा, सक्सेस आपको चाहिए लेकिन एंजाइटी भी रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी आप चाह रहे हो, चीजें हो, बट आपको एक तरीके से आइसोलेशन आइसोलेशन भी दिख रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेकिन कंट्राडिक्शन, जैसे क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीमोरॉन्स होते हैं वो एक तरीके से आयरनी होते हैं, है ना? लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा आयरनी ही हो, ये आपका काउंटर पर्सपेक्टिव हो सकता है। एवरी कंट्राडिक्शन इज नॉट नेसेसरली एन आयरनी। पहले हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से आयरनी है कंट्राडिक्शन, फिर हम लोग दिखाएंगे कि कई बार कैसा होता है कि कंट्राडिक्शन है लेकिन वो आयरनी नहीं है। ठीक है। What appears contradictory may arise from different level of reality, incomplete understanding. Freedom and discipline, for example, are not necessarily opposite. Meaningful freedom may actually depend upon discipline. है ना? तो हम लोग उसको हमेशा ऐसे विरोधाभास में नहीं दे सकते। मतलब हो सकता है कि मीनिंगफुल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा, ड्यूटी भी आपको अपहोल्ड करना पड़ेगा, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी आपको निभानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि बस आप फ्रीडम चाहोगे। तो हम लोग पहले दिखाएंगे कंट्राडिक्शन किस तरीके से हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो काउंटर पर्सपेक्टिव लिखेंगे तो उसको एज ए आयरनी नहीं दिखाएंगे। ठीक है। मतलब मे बी दैट इज द मीनिंगफुल, दैट इज लॉजिकल, दैट इज ऑल्सो पेव द पाथ फॉर डेवलपमेंट, और दैट इज लीडिंग टू द सिंथेसिस जो हम लोग का बनता है ना? तो फिर ये फाइनल हम लोग का थर्ड पर्सपेक्टिव इस ऐसे का रहेगा, देयरफॉर द डीपर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स इज नॉट मेरली दैट लाइफ इज कंट्राडिक्टरी, बट दैट अपरेंटली अपोजिंग ट्रूथ कैन को एग्जिस्ट एंड समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। है ना? तो आप जब भी आपको दिख रहा है अपोजिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरीके से कंट्राडिक्शन है। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में क्या देखते हैं, पार्टी इन पावर और अपोजिशन पार्टी होती है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्राडिक्शन है, अपोजिशन जरूरी है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के लिए कई बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? तो जैसे आप देखोगे पार्लियामेंट्री अकाउंटिंग कमेटी क्या है, वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है वो भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। तो हमेशा उसको एज ए कंट्राडिक्शन नहीं देखना है। समटाइम्स बोथ कैन को एग्जिस्ट एंड बोथ कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इस भावना में भी हम लोग को जाना चाहिए। ठीक है। फिर ये फाइनल थेसिस है, कंट्राडिक्शन आयरनी, फिर डीपर रियलिटी रिकंसिलिएशन। इसके लिए कुछ आप थोड़ा सजेशन भी बता सकते हो कि जितने भी पैराडॉक्स हैं आप लाइफ में, सोसाइटी में, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अलग अलग जगह पे जो दिख रहे हैं उसको आप कैसे कंसाइल कर सकते हो, और उसके लिए जरूरी क्या है, विजडम की जरूरत है। ठीक है। तो थोड़ा सा रिकंसाइल कैसे करना है उस पर भी आप यहाँ बात कर सकते हो। अब देखो इस वाले ऐसे पे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज दिखेंगे, है ना? अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। है ना? तो अब यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, करेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जैसे आप देखोगे कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है ना? मतलब लोग एक्चुअल जो हैप्पीनेस है उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, बस केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ में खुश हैं। ठीक है, चार बाग फिलोसफी जो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंडलेस वांट है, जो बुद्धा बोलते हैं कि दैट इज द मेन कॉज ऑफ दुखा, डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ दुखा। ठीक है। तो वहां से आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो, ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। है ना? लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं कि लोग बस कंज्यूमरिज्म की तरफ भाग रहे हैं विदाउट एनी थिंकिंग, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से मतलब उससे क्या हो रहा है आप देखोगे, जो डिसकंटेंट होता है या फिर जो आपका जो सॉरो वाला एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे और बढ़ते जाता है, एंजाइटी ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं। है ना? यहाँ पे थोड़ा सा एसी का टॉपिक ग्रेटफुल पे है, थोड़ा सा इस पे है कृतज्ञता पे, है ना? मतलब ग्रेटिट्यूड पे। मतलब आपको ट्रू हैप्पीनेस का मीनिंग समझना होगा। जैसे विवेकानंद बोलते हैं कि वन मतलब वन शुड लूज इन द सर्विस ऑफ अदर्स, है ना? सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैनकाइंड। है ना? तो अगर आपको गॉड को सर्व करना चाहते हो तो आप मैनकाइंड को सर्व करो। ठीक है, वो इक्विवेलेंट है सर्विस टू गॉड के। ठीक है। लेकिन कंज्यूमरिज्म में क्या हो रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट, जो पर्सनल चॉइसेस हैं उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर
ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, है ना। लोग क्या हो जा रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, अपने खुद के प्रॉफिट, खुद के गोल्स को परस्यू करना चाहते हैं। बाकी उससे किसको क्या लॉस हो रहा है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कंपनियां देखोगे बस क्या कर रही हैं एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि रूथलेस कंपटीशन हो रहा है ना, बस प्रॉफिट के लिए। एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग द सोशल इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमरिज्म से आपको दिख रहा है एंडलेस वांट है, सोशल मीडिया कंपैरिजन कल्चर, है ना, मेंटल वेलबींग, ग्रेटिट्यूड, सिविलाइजेशन, इनविजिबल कंट्रीब्यूटर्स, है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिखाना है पब्लिक लाइफ में जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं उनको क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्रिविलेज उनके पास है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेना चाहिए। सिविल सर्वेंट हो गए या फिर लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, सो दे शुड ऑल्सो शो ग्रेटिट्यूड, है ना। ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए, आई ओ समथिंग टू सोसाइटी। ठीक है। पहले आप क्या फील करते हो कि आई डिजर्व, मतलब आप जैसे कोई प्रिविलेज रहता है, अथॉरिटी रहता है, तो आपको लगता है कि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, दिस इज योर प्रिविलेज, है ना, ये आपने अर्न किया है। लेकिन जब आप उस आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है तब आप वहां पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। फिर आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, पब्लिक वेलफेयर के बारे में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, ये सब क्वालिटी आपके अंदर आती हैं, और पब्लिक लाइफ में ये बहुत जरूरी है, मतलब सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, है ना, जो भी मतलब पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व है, दे शुड शो दी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। जैसे गांधी का कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन, है ना, तो उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। सिमिलरली एआई टेक्नोलॉजी हम लोग उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सोर्स यहाँ पे क्या है, एरिस्टोटल की बात कर सकते हो, स्टोइसिज्म की बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेयरली प्लेजर या फिर पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वर्च्यू पे फोकस होना चाहिए, जो हम लोग वर्च्यू एथिक्स पढ़ते हैं। गुड लाइफ का मीनिंग क्या होता है, नॉट जस्ट प्लेजर और पोजीशन बट फ्लरिशिंग थ्रू वर्च्यू, मतलब आपको वर्चुअस लाइफ जीना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन अप्रिसिएटिंग व्हाट इज विद इन वंस कंट्रोल रेदर देन बीइंग कंज्यूम्ड बाय व्हाट वन लैक्स। तो रेदर देन कंपीटिंग, रेदर देन मतलब आप जैसे देखोगे लोग क्या है, मतलब बस प्लेजर या फिर प्रॉफिट, इन सब चीजों के पीछे पड़े हैं, रेदर देन जो चीजें उनके पास हैं उससे वो खुश रहे हैं। ठीक है, जो भगवान ने आपको दिया है, जो नेचर ने आपको दिया है, उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उस ग्रेटिट्यूड की बात हो रही है इसी टॉपिक में। ठीक है, तो स्टोइसिज्म की आप फिलोसफी लिख सकते हो, अरिस्टोटल की बात कर सकते हो। इस तरीके से बुद्धास का थॉट, जो नॉन अटैचमेंट या पोजिशन, है ना, इन सबको आप लिख सकते हो। गांधी के बारे में आप बता सकते हो कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की होती है टुवर्ड्स सोसाइटी, यहाँ पे जो